थाईलैंड ट्रैवल प्लान कर रहे हो लेकिन वीज़ा रिजेक्ट होने के और इमिग्रेशन से डर लग रहा है। हम अपना वीज़ा एक दिन के अंदर कैसे हासिल कर सकते हैं, वीज़ा फ़ी कितनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इमिग्रेशन इस टाइम पे कौन कौन से सवालात पूछ रही है, इसके अलावा और हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर। इन तमाम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको गाइड करूँगा ताकि जो भी प्रॉब्लम मुझे फेस करने को मिली वो आपको ना मिले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे। अगर तो आप पाकिस्तान से थाईलैंड ट्रैवल करना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इसके अंदर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को मिली, चाहे वो इमिग्रेशन के ऊपर हो, चाहे वो एयरपोर्ट के ऊपर हो, चाहे वो वीज़े को लेके हो। मैंने अपना वीज़ा एक दिन के अंदर कैसे हासिल किया, एक दिन के अंदर भी नहीं बल्कि 8 घंटे के अंदर मैंने अपना वीज़ा हासिल कर लिया था। मुझे वीज़ा अप्रूव होके आ गया था। तो बगैर किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने सारी चीज़ों को 4 से 5 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है ताकि कि इजीली आप भी समझ सकें और मुझे भी बताने में आसानी हो। सबसे तो पहले हम बात करेंगे वीज़े की। इस टाइम पे पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को 2 किस्म के वीज़े इशू हो रहे हैं थाईलैंड एम्बेसी की तरफ से। पहला है स्टिकर वीज़ा, दूसरा है ई वीज़ा। स्टिकर वीज़ा जो है उसके लिए आपको पासपोर्ट जो है अपना एम्बेसी में सबमिट करवाना पड़ता है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद रिजल्ट जो होता है वो मिल जाता है आपको। लेकिन जो ई वीज़ा है वो सबसे ज़्यादा आसान है और वो आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन घर बैठे अप्लाई करने के साथ साथ इसके अंदर 1 से 2 चीज़ें और भी हैं जो आपको बताई नहीं जाती। वो क्या है मैं साथ जाके आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके पास ज़ाहिर बात है एक पासपोर्ट होना चाहिए, 6 महीने वैलिड हो। आपकी जो वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स हैं वो 2 से 3 होनी चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ की। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके पास कवर लेटर होना चाहिए, आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए। अब इनकम प्रूफ मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ ये आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे इनकम प्रूफ की क्यों बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर एफबीआर का आपके पास है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप उसके अलावा अपनी सैलरी रिसिप्ट वगैरह हैं या फिर बिजनेस करते हैं उसका और कोई प्रूफ है तो आप वो भी शो कर सकते हैं। होटल बुकिंग होनी चाहिए। होटल बुकिंग को लेकर जो लोग हैं ना वो थोड़ा सा मिस चीज़ें कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि अपनी बुकिंग करवाते हैं, रिजर्व करवा लेते हैं, किसी एक होटल में करवा लेते हैं या 2 होटल में करवा लेते हैं। उसके बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं। वो हिडन चीज़ें होती हैं जो एम्बेसी आपको नहीं बताती, लेकिन उसी की बेस के ऊपर आपका सारी जो प्रोफाइल है ना वो तैयार होती है और आपकी प्रोफाइल भी उसी बेस के ऊपर देखी जाती है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो सारी कंप्लीट हैं कि नहीं है। उसके बाद आ जाती है फ़्लाइट बुकिंग। फ़्लाइट बुकिंग के लिए आपके पास रिटर्न बुकिंग होनी चाहिए और सेम पीएनआर के ऊपर होनी चाहिए। सेम पीएनआर का मतलब है कि एक ही टाइम के ऊपर एक ही जगह से एक ही वेबसाइट से आपकी टिकट जो है वो बाय की जाए, ठीक है, एक ही कार्ड के साथ एक ही पेमेंट के साथ, यानी कि वन टाइम पेमेंट के साथ आपकी ऑनवर्ड और रिटर्न दोनों टिकट्स आपके पास होनी चाहिए। आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं या आप रिटर्न हो रहे हैं तो आपके पास दोनों जो हैं टिकट्स और जाने की, ठीक है, वो आपके पास एक ही टाइम पे आपको बाय करनी पड़ेंगी सेम पीएनआर के ऊपर। अगर आप नहीं करते तो आपके लिए इशू हो सकता है पाकिस्तान से निकलते हुए। ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे थाईलैंड की। वहाँ पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा या फिर साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करें आप एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे जाके आप अपनी कंप्लीटली प्रोफाइल क्रिएट करें। प्रोफाइल के बाद आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। फिर उसके बाद पेमेंट मेथड के ऊपर आ जाते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे आप दे देंगे फिर लास्ट टाइम के ऊपर आपके पास ऑप्शन आएगा पेमेंट का। अब पाकिस्तान के अंदर जो पेमेंट है ना वो ऑनलाइन नहीं हो रही इस टाइम पे, यानी कि आपको फिजिकल पेमेंट करनी पड़ेगी। अब फिजिकल आप किसी बैंक में नहीं करवा सकते, वो आपको करवानी पड़ेगी थाई एम्बेसी के अंदर जाके। सबसे मेन इशू जो है ना वो ये है इस टाइम पे, यानी कि ओवरऑल जितने भी सब कंट्रीज़ को थाईलैंड ई वीज़ा देता है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर उनकी पेमेंट मेथड होता है, वो वहीं पे जाके पेमेंट कर देते हैं अपनी, तो उनका सारा काम वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हमारे मसला ये है कि हम अपना फॉर्म तो सारा ऑनलाइन सबमिट करवा देते हैं, उसके बाद जब पेमेंट के ऊपर आते हैं तो पेमेंट सबमिट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। उसके लिए आपको एम्बेसी ही जाना पड़ेगा। एम्बेसी जाने के लिए क्या है कि जैसे आप रिसिप्ट के ऊपर जाते हैं आप उसको डाउनलोड करेंगे वहाँ से, ठीक है, आपको एक वाउचर बन के मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे, आप उसको प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट करवाने के बाद आप ही जाएंगे थाई एम्बेसी। इस्लामाबाद जा सकते हैं या फिर कराची जा सकते हैं, जहाँ पे आपको इजी लगे, जिस साइड पे भी आपको इजी लगता है जो आपके पास पड़ता है आप वहाँ पे जा सकते हैं। जाके थाई एम्बेसी के अंदर आपको अपनी वो फ़ीस सबमिट करवानी है। फ़ीस सबमिट करवाते हुए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं और सबमिट हो जाती है। जिस टाइम पे आप अपनी फ़ीस सबमिट करवाते हो उस टाइम पे आपको एक ईमेल रिसीव हो जाता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। उससे पहले आपको कोई भी ईमेल नहीं आएगा, कन्फर्मेशन नहीं आएगी कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है कि नहीं हुई। फिर उसके बाद इमिग्रेशन जो है वो आपकी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आपकी प्रोफाइल के ऊपर काम करना स्टार्ट करती है, यानी कि वो प्रोग्रेस में आता है। नॉर्मल जो है 7 दिन से लेकर 10 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ था कि मुझे जस्ट 5 से 6 घंटों के अंदर रिस्पॉन्स आ गया था। मैं वैसे गया था तकरीबन 1 बजे, जब मैंने वहाँ पे फ़ीस सबमिट करवाई थी। करवाने के बाद शाम का टाइम हुआ था 4:30-5 बजे का, मुझे ईमेल आया था पहला कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। फिर उसके बाद रात को 9 बजे तकरीबन मुझे एक और ईमेल आता है कि आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो चुका है, अब आप थाईलैंड ट्रैवल कर सकते हैं।
अब इसके अंदर जो 2 से 3 चीज़ें मैंने की थी जिसकी वजह से मुझे वीज़ा बहुत ज़्यादा जल्दी मिल गया। एक तो मेरे डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इसके अलावा 2-3 और चीज़ें जो हैं जो बैंक स्टेटमेंट को लेके हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी प्रोफाइल में। उसका जेन्युइन होना भी ज़रूरी है, उसके साथ उसके अंदर बैंक बैलेंस जो है मैं कम से कम भी रिकमेंड जो करूँगा आपको 6 लाख से 10 लाख के दरमियान में अगर आपके पास है तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है। अगर उससे कम है तो फिर वो वीक में कंसीडर की जाती है, उसके ऊपर टाइम भी लग सकता है और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपसे दोबारा मांगी भी जा सकती हैं या फिर आपको डिले भी करवाया जा सकता है। इस टाइम के ऊपर थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है आपकी प्रोफाइल को लेके, बहुत ज़्यादा छानबीन की जा रही है क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है बड़ी कंट्रीज़ को लेके, जो इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही हैं कि आपकी कंट्री में जो लोग आ रहे हैं वो मिस यूज़ करते हुए हमारी कंट्री में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से देखी जा रही है। अब सेकंड पार्ट के ऊपर आ जाते हैं जो है पाकिस्तान से ट्रैवल करते हुए, ठीक है। पाकिस्तान से इमिग्रेशन प्रोसेस से पहले एक और प्रोसेस आता है जो आजकल बहुत नॉर्मल हो चुका है, ठीक है, सब लोगों को पता भी होगा। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता होगा लेकिन उसको प्रोसेस कैसे करना है, उसको लेके कैसे चलना है, उसके बारे में नहीं जानते होंगे। वो है आपकी टिकट, फ़्लाइट टिकट, जो आपने पहले की बुक तो ऑलरेडी कर ली है, लेकिन उससे पहले ट्रैवल करने से पहले आपको अपनी अटर्नी जो है, अपने वीज़ा जो है, अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो एयरलाइन से वेरीफाई करवाएं को बोलते हैं ओके टू बोर्ड। जब आपकी सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, आपका वीज़ा आ जाएगा, आपका जो ट्रैवल टाइम है उससे 2 से 3 दिन पहले या आप 4 दिन पहले जो है वो एयरलाइन जो है आपकी, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसको एक ईमेल करेंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपने वीज़े के साथ कि मैं इस कंट्री में ट्रैवल करने वाला हूँ, मेरा ओके टू बोर्ड क्लियर कर दें। ओके टू बोर्ड क्या है? ओके टू बोर्ड ये है कि पहले आप चेक इन काउंटर के ऊपर जब जाते थे एयरपोर्ट के ऊपर, वहाँ पे जो एयरलाइंस होती थी वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती थी, आपकी रिटर्न टिकट वहाँ पे वेरीफाई करती थी, फिर वो आपको कहती थी कि आप जो है इस कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो बहुत सारी केसेस में ऐसे भी होता था कि एयरलाइन वहाँ पे डिनाई कर देती थी कि हम आपको अपने साथ लेके नहीं जा सकते। लेकिन अभी कुछ प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो गया कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप पहले से वेरीफाई करवा लेते हो, ताकि जब जब एयरपोर्ट के ऊपर जाओ, चेक इन काउंटर के ऊपर, वहाँ पे ना तो टाइम ज़्यादा लगे और ना आपसे सारे दोबारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई की जाए। इस टाइम पे इमिग्रेशन को लेके पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डर पैदा किया गया है। मैं क्यों कह रहा हूँ डर पैदा किया गया है, उसकी एक वजह, एक कुछ तो एजेंट्स का ग्रुप है जो इस तरह की हरकत कर रहा है और कुछ जो लोग हैं उनका भी एक ग्रुप है जो इस तरह की हरकत कर रहा है ताकि खौफ पैदा किया जाए अवाम के अंदर कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से नहीं हैं जैसे दिखाई जा रही हैं। हालांकि इसके बरअक्स है, इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, आप बिल्कुल जेन्युइन ट्रैवलर हो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे सारी चीज़ें क्लियर भी थी, सारा कुछ पूरा भी था, फिर भी हमें जो है वो डिनाई कर दिया गया, हमें ऑफलोड कर दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी लेकिन इसके बैकग्राउंड के ऊपर जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ पे बैठा हुआ है 15 साल से, 20 साल से, 10 साल से, ठीक है, उसको आपकी प्रोफाइल देख के या आपका फेस देख के ये पता ना चले कि आप जेन्युइन ट्रैवलर हो भी कि नहीं हो, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ठीक हैं कि नहीं हैं। क्योंकि 100% में से 90% केसेस ऐसे हैं कि जिनके डॉक्यूमेंट्स 7 पूरे ठीक होंगे, एक उनका डॉक्यूमेंट जो है वो ख़राब होगा, उसी बेस के ऊपर बाकी सारी चीज़ें भी उनकी ज़ाया हो जाएंगी। अब इमिग्रेशन ऑफिसर जो है सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन करेगा कि वो यही पूछेगा कि आप कहाँ पे जा रहे हो। आप कह दोगे थाईलैंड, थाईलैंड कहना आसान है लेकिन वो आपसे पूछेगा कि थाईलैंड कहाँ पे जा रहे हो। अब आप कह दोगे बैंकॉक, यहाँ से शुरू होती है सारी कहानी। इस टाइम पे आप अगर इमिग्रेशन ऑफिसर की तरफ थोड़ा सा देखें तो आपको महसूस होगा कि वो एक टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स पे देखता है, एक टाइम आपके फेस की तरफ देखता है, और कुछ टाइम के लिए स्टॉप करता है, फिर क्वेश्चन करता है, फिर स्टॉप करता है, फिर क्वेश्चन करता है। आपसे जो आगे वाला क्वेश्चन होगा ये पूछेगा बैंकॉक आप किस किस जगह पे जा रहे हो। अगर तो आप जेन्युइन ट्रैवलर हो तो आपने तो घर से निकलने से पहले सारा प्लान किया होगा। अब जब शॉपिंग करने जाते हो आपको पता होता है कि आपने क्या क्या बाय करना है, कहाँ कहाँ से करना है, किस तरह से करना है। अब खाना खाना जाते हो आप घर से डिसाइड करके जाते हो कि आपने किस तरह की जगह पे जाके खाना खाना है। आप फास्ट फूड खाना चाहते हो, देसी फूड खाना चाहते हो, किस तरह का खाना खाना चाहते हो, हर चीज़ जब आप पहले से डिसाइड करते हो तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप एक ऐसी कंट्री में जा रहे हो जो आपके लिए एक नई कंट्री है, जहाँ पे आप कभी गए नहीं हो, ठीक है, आप पाकिस्तान से पहली बार बाहर निकल रहे हो, पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम आप ट्रैवल कर रहे हो या सेकंड टाइम कर रहे हो, तो आप जिस कंट्री में जा रहे हो उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, उसकी सिटी के बारे में नहीं आपको पता कि आप कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, जो आपकी ट्रैवल रिटर्न नहीं होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके केस के अंदर। तो आपको हर एक चीज़ का फिंगर टिप के ऊपर पता होना चाहिए। अगर आपसे वो क्वेश्चन करता है कि आप बैंकॉक कहाँ पे जाओगे, तो आप जिस जगह पे भी घूमना चाहते हो, बेशक वो ग्रैंड पैलेस है, नाइट मार्केट है, शॉपिंग के हवाले से आप जा रहे हो, किसी चीज़ को भी लेके जा रहे हो, अब सारी चीज़ें एक्सप्लेन करो। बताओ कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, इस जगह पे जाऊँगा, इतने टाइम यहाँ पे स्टे करूँगा, इतना टाइम यहाँ पे स्टे करूँगा, इस डेट को मैं वापस आ जाऊँगा। आधे लोगों को तो अपनी वापसी की डेट का भी नहीं पता होता, वो कहते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा हुआ है, या फिर वो देख के बताते हैं कि हमारी जो टिकट है उसके ऊपर लिखा हुआ है, हम चेक करके आपको बता देते हैं कि हम किस टाइम को वापस आएंगे। तो जब इस तरह की चीज़ें आप बताते हैं तो फिर यहाँ से पहला जो आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है वो ये आता है
कि ये जो पर्सन है, जो ट्रैवल कर रहा है, ये किसी एजेंट के साथ लिंक है। ये सारा कुछ जितने भी डॉक्यूमेंट इसको बना के दिए गए हैं वो एक एजेंट की तरफ से दिए गए हैं, जिसने सारी चीज़ें इसको रेडी करके दी हैं। उसके बाद ये ट्रैवल कर रहा है, इसको खुद किसी चीज़ के बारे में नहीं पता। अब आ जाते हैं होटल बुकिंग को लेके, जिसको बिल्कुल आप नॉर्मल लेते हो। नॉर्मल किस तरह से लेते हो, कोई बात नहीं, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, रिजर्व करवा लेते हैं, बाद में कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी आप गलती करते हो। तो आप अपने बजट के मुताबिक अपना जो रूम है वो भी बुक करवा लें, रिजर्व नहीं करवाएं। कन्फर्म बुकिंग होनी चाहिए, पेड बुकिंग जिसको बोलते हैं वो होनी चाहिए, ताकि जो वॉचर्स आपको मिलें वो आप लेके जब इमिग्रेशन के पास जाते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, तो आप वहाँ पे दिखाएं तो उनको वहाँ पे क्लियर नज़र आए कि आपने जो है अपनी होटल बुकिंग की जो पेमेंट है वो ऑलरेडी कर दी है। मैं आ जाता है बैंक स्टेटमेंट को लेके। बैंक स्टेटमेंट सारी बात है, आपसे बैलेंस पूछा रहेगा, कितने पैसे हैं आपके पास, कितने पैसे कैरी कर रहे हो। आप 10 दिन के लिए जा रहे हो, 15 दिन के लिए जा रहे हो, ठीक है, आपकी रिटर्न टिकट है 15 दिन के बाद, लेकिन आपके पास बैलेंस है सिर्फ 5 दिन का। मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा, अगर आप 10 दिन का ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपने पास 20 दिन का बजट रखो, क्योंकि बैकअप के तौर पे तो आपके पास बैलेंस होना चाहिए। ये मैं बैलेंस की बात कर रहा हूँ, जो आपके पास कैश होना चाहिए। क्योंकि जब पाकिस्तान से आप ट्रैवल करते हो तो आपसे सिर्फ एक ही चीज़ पूछेगा कि कैश कितना कैरी कर रहे हो। आपका वो ये नहीं कहेंगे कि एटीएम कार्ड में कितने हैं, आपके बैंक में कितने हैं, क्या है क्या नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं वो पूछी जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अब ये तो है पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान से निकलते हुए ये सारा प्रोसेस है। अब आ जाते हैं थाईलैंड की तरफ, कि जब आप थाईलैंड एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचते हो तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि थाईलैंड की जो इमिग्रेशन है बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। थाईलैंड एक ट्रैवल फ्रेंडली कंट्री है, इसलिए उसकी इमिग्रेशन में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आती। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं तो, क्योंकि थाईलैंड एयरपोर्ट के ऊपर, बैंकॉक एयरपोर्ट के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोग आते हैं। एक एक इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो डेली हज़ारों लोगों को डील कर रहा होता है। तो वहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आप कैरी कर रहे हैं, आप जो उनको बता रहे हैं, सारा कुछ जेन्युइन होना चाहिए, सारी चीज़ें ठीक ठाक होनी चाहिए। ये आपको कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करने को नहीं आएगी। और आपको इतना मैं बता दूँ कि मेरे केस के अंदर मुझे 25 मिनट लग गए थे। मेरी प्रोफाइल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसके बावजूद उन्होंने 25 से 30 मिनट लगा दिए थे सारा कुछ वेरीफाई करते हुए, क्योंकि मैं मलेशिया से बाय फेरी लेके थाईलैंड एंटर हुआ था। सबसे पहले तो जो इमिग्रेशन काउंटर थे, मैं उस जगह पे पहुंचता हूँ, लाइन में लगता हूँ, तो एक पर्सन थे, इमिग्रेशन ऑफिसर थे, जो पहले ही खड़े हुए थे बैक साइड के ऊपर ना। वो दूर से देख लेते हैं, दूर से आवाज़ देते हैं कि पाकिस्तानी। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल पाकिस्तानी, क्योंकि हमने आने से पहले अपना जो अराइवल कार्ड फिल किया था उसके अंदर हमने मेंशन किया होता। तो अराइवल कार्ड जिस पोर्ट का ऊपर होता है, जिस जगह आप जा रहे होते हो, जिस एयरपोर्ट के ऊपर जा रहे होते हो, उनका जो स्टाफ होता है, जो इमिग्रेशन स्टाफ होता है, उनको पहले का पता होता है कि आप वहाँ पे लैंड करने वाले हो। तो उनको पता होता है कि कहाँ से कौन कौन सी जगह पे, किस टाइम पे, कौन सी फ़्लाइट में, कौन सी फेरी में, कौन सी बस के अंदर कौन से मुसाफिर ट्रैवल करने वाले हैं। उन्होंने दूर से देखा, उन्होंने कहा पाकिस्तानी। मैंने कहा जी बिल्कुल। कहते आप साइड पे आ जाए। मुझे वहाँ पे डर लगा कि अब ये क्या सीन है। फिर सारे लोग तो लाइन के अंदर लग के खड़े हुए थे, उनका सारा कुछ समूह चल रहा था। सबसे पहले तो एक रूम के अंदर ले गए, जहाँ पे उन्होंने 5 मिनट पहले बैठाई रखा। फिर उसके बाद एक ऑफिसर आया, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया। 3 से 4 लोग वो इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले चेक किए, फिर उनको प्रिंट किया। फिर कुछ टाइम के लिए वो साइड पे हो गए डॉक्यूमेंट्स लेके। फिर उसके बाद आए, फिर दोबारा गए, फिर आए, फिर उन्होंने वीज़ा वेरीफाई किया। फिर उसके बाद उन्होंने जितनी भी मेरी ट्रैवल रिटर्नी थी वो सारी वेरीफाई की, मेरी रिटर्न टिकट्स वेरीफाई की। इनकी वेरिफिकेशन का यही नहीं होता कि सिर्फ देख ली तो वेरीफाई हो गया। वो जाते थे, जाके ऑफिशियल्स जो भी उनके पोर्टल्स वगैरह होते थे वहाँ पे वो चेक करके आते थे कि जितनी भी चीज़ें हमें शो करवाई जा रही हैं ये ठीक हैं कि नहीं है। यहाँ तक कि जो मेरा बिज़नेस है, जो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी कर रहा था, उन्होंने पाकिस्तान में वो भी वेरीफाई किए थे। तो आप इतना अंदाज़ा रखें कि स्मूथ बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियर हैं, वो कंप्लीट हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उन्होंने कह दिया था कि सर इतना ज़्यादा टाइम लेने के लिए माजरत, आपको इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना हुआ, अब आप जा सकते हैं। उन्होंने पेपर के ऊपर साइन करके दिए, स्टैंप लगा के दी। उसके बाद कहा कि ये जो पेपर्स हैं ये इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर ले जाएं, आपका सारा प्रोसेस वहाँ पे हो जाएगा। जब मैं फिर इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर गया, उन्होंने वो सारी चीज़ें चेक की, क्योंकि सारी चीज़ें पहले ऑलरेडी मेरी वेरीफाई हो चुकी थी। उन्होंने जस्ट स्टैंप किया और वेलकम किया थाईलैंड के अंदर। तो ये था सारा प्रोसेस मेरा इमिग्रेशन का थाईलैंड के अंदर। अब आते हैं अराइवल कार्ड की तरफ। अब अराइवल कार्ड क्या है, आपको पता होगा कि जिस भी कंट्री में आप जाते हैं उससे पहले आप ऑनलाइन उसको सबमिट करवाते हैं। ये कुछ कंट्रीज इस तरह की होती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं इस चीज़ को लेके, कि आपका अगर अराइवल कार्ड नहीं है तो आपको उस कंट्री में एंटर ही नहीं किया जाएगा और आपको प्लेन में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। अगर आप पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं, जब आप उनके पास जाते हैं तो लाजमी वो आपसे पूछेंगे कि आपका अराइवल कार्ड जो है वो फिल है पहले का, ठीक है। जो एयरलाइन है वो आपसे पूछेगी अराइवल कार्ड आपने फिल किया है कि नहीं किया। अगर आपने नहीं किया तो आपको कहेंगे कि पहले वो फिल करें, तो फिर आप इस कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप उस कंट्री में पहुंच जाते हैं, जैसे कि थाईलैंड अगर आप जा रहे हैं तो आप वहाँ पे पहुंच जाते हैं, और अगर आपके पास अराइवल कार्ड नहीं है तो आपको उस कंट्री में एंट्री ही नहीं होने दिया जाएगा। ना आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं, ना आपको एंट्री मिलेगी, क्योंकि अराइवल कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थाईलैंड के केस में। अब बात करते हैं फ़ीस को लेके। जो ई वीज़ा है सिंगल एंट्री, उसकी इस टाइम पे फ़ीस जो है वो 16,700 800 रुपया चल रही है। तकरीबन आप 17,000
लेके चल सकते हैं जो आपको सबमिट करवानी होती है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी क्वेश्चन होंगे आपके माइंड के अंदर वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई भी चीज़ आपने पूछी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।